हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। जी हाँ, जिस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है ना प्लेटफॉर्म, जो आप सभी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन की वीडियोस और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री प्रोवाइड करता है, करता रहेगा। किसी भी तरह के संदेह को आप अपने मस्तिष्क में जगह मत दीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट आप बिल्कुल मत पालिएगा। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपकी लाली वर्मा मैडम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने अवश्य देखा होगा कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक, बताइए कौन सी है, स्पर्श पाठ है हमारा 13, नाम है नए इलाके में और दूसरा है खुशबू रचते हैं हाथ। अब इनका हमने व्याख्या देखी, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, भावार्थ देखे और आज इस वीडियो में उसी कविता के मतलब नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ के एनसीईआरटी समाधान हम करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं ये आशा करना चाहती हूं आपसे, करूं क्या? बोलो बोलो भाई, तुमसे ही कह रही हूं। उम्मीद लगा सकती हूं? लगा ली मैंने तो। उम्मीद ये लगाई है कि प्रीवियस वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया है और जो अब एनसीईआरटी स्टार्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझते ही, मतलब जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, सुनेंगे तब समझेंगे और समझने के बाद आपको तुरंत आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। यदि हो गया है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। लिखा है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? इधर नहीं देखना है, बताइए बताइए। कवि जो नए इलाके बस रहे हैं तो उसमें रास्ता क्यों भूल जाता है? हाँ, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। किसने कहा? नाम भी बता दीजिए जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रस्तुत पाठ के अनुसार नए बसते इलाके में कवि रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि वहां हर रोज नए नए घर बनते हैं और टूट जाते हैं। इसलिए कवि को अपने घर का रास्ता कहीं ढूंढने पर भी नजर ही नहीं आता है। पल भर में ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, कल की ही दो बात थी, आज क्या हुआ? कल यहाँ पीपल का पेड़ था, आज कहाँ गया? कल तो एकदम कच्चा मकान था, आज इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई? इससे हैरान परेशान ये दुनिया को बताने का यहाँ पर प्रयास किया है कि किस तरह से पल पल बदलते लोग नए इलाके में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कि कविता ने कवि ने कविता में क्या बताया था कि पहले यहाँ ये था, पहले यहाँ वो था, पहले यहाँ ये था, पहले यहाँ वो था और अब नहीं है। कौन कौन सी बात की थी? एक था पीपल का पेड़, ठीक है, एक था कच्चा ढहा हुआ मकान, एक मंजिल, एक इमारत, ऐसा कुछ था ना। और क्या था? चलिए पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, हाँ, लोहे का बिना रंग वाला फाटक का एक मंजिला घर, जमीन का टुकड़ा, खाली जमीन का टुकड़ा जैसे प्लॉट्स पड़े रहते हैं, आदि पुराने निशानों का उल्लेख कवि ने किया है कि ये निशान थे कि मेरा घर यहाँ है जहाँ पीपल का पेड़ है, थोड़ा और आगे जाइए एक बड़ा सा दरवाजा है जो बिना रंग वाला है, एक मंजिला घर है और हाँ उसके साइड में एक प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली जगह है, बस वहीं मैं रहता हूँ। ये जब भी वो अपने घर का पता देते थे तो ये जरूर बता देते थे कि भाई ये लोकेशन है, आप यहाँ बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं और लोग आते जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ देखिए, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चला देता है भाई? अब क्या ऐसा हो गया कि कभी तो वो एक घर आगे चले जाते हैं, कभी दो घर पीछे चले जाते हैं। सब कुछ परिवर्तित कैसे?
क्या वो जो एक पीपल का पेड़ था उसे काट दिया गया? क्या एक कच्चा ढहा हुआ जो मकान था वो बड़ी सी इमारत में परिवर्तित हो गया? क्या जो जमीन का खाली टुकड़ा पड़ा था वहां भी फैक्ट्रीज का निर्माण हो गया? शायद यही हुआ है। कभी हर दिन बन रहे नए नए मकान को देखकर अपने घर के रास्ते को ही भूल जाता है। यह मानो ऐसा लगता है कि वसंत ऋतु में गया था और महीनों बाद पतझड़ में वापसी हो रही है। कभी बदलते हुए मोहल्ले में घर का रास्ता भूलकर कभी एक घर पीछे तो कभी 2 घर आगे चला जाता है। अगला है, वसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? वसंत ऋतु समझते हैं, जब पेड़ों पर नए नए पत्ते जाते हैं, नए नए फूल जाते हैं, प्रकृति मानो दुल्हन सी सज जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि वाह, प्रकृति ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया, क्योंकि रंग बिरंगे फूल, नए नए पेड़ पौधे, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता। ऐसा लगता है कि उसकी सुंदरता समा ही नहीं रही है। एक पंक्ति याद आई मुझे, निराला जी की है वो कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सुना है आपने? छायावादी कवि हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने की बात की गई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फागुन की सुंदरता का वर्णन कि इतना सुंदर, अब ऐसा लगता है कि मैं वसंत ऋतु में गया था जब पूरी तरह से प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई थी, और वसंत का गया पतझड़, और जब वापस आया तो वो तो एकदम डिफरेंट। ये क्या हुआ? इतने जल्दी क्या परिवर्तित हुआ? बैशाख और भादों, बैशाख मतलब तपती दोपहरी, मार्च अप्रैल का महीना है ना, और जब लौटा तो भादों का महीना, सावन और भादों में बारिश होती है। इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से अभिप्राय है कि बदलते हुए इलाकों में वापस आओ तो लगता है कि महीनों के बाद घर लौटकर आया हूं। इसलिए कवि ने यहाँ पर ऋतु का उदाहरण दिया है, साथ ही साथ महीनों का उदाहरण दिया है, जो ऋतु परिवर्तन की ओर हमारा मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? समय की कमी क्यों भाई? क्या अब 24 घंटे का समय ना रहकर 12 घंटे का हो गया है? क्यों? क्योंकि बाकी के 12 घंटे हमने सोकर खो दिए हैं। ऐसा कुछ या कुछ और? देखिए, कवि के इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कविता की कि बारिश होने वाली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, काली घटा छा गई है, और मैं घर का रास्ता भूल गया हूं। अब क्या करूं? बादल छा गए हैं, अंधेरा सा होने लगा है। वैसे ही तो मुझे बड़ी मुश्किल से अपने घर का रास्ता मिलता था, क्योंकि परिवर्तित हो रहा है। अब पता चल रहा है कि आसमान में बादल छा गए हैं और रास्ता भूल गया हूं। ज्यादा समय नहीं है, काश मुझे कोई परिचय व्यक्ति पुकार ले और अपने घर में जगह दे दे, क्योंकि इस बदलते इलाके में कभी अक्सर अपने घर का रास्ता भूल जाया करते हैं। इसीलिए कवि को डर लगता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी कारण से समय की कमी की ओर इशारा किया गया है। पल पल बदल रहा है दुनिया, पल पल बदल रहा है लोग, या फिर लोगों की विचारधारा में झट से आज कुछ और कहा, कल कुछ और कह दिया, हमसे कुछ और कहा, किसी से कुछ और कह दिया, हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा और दूसरों के मुंह पे हमारी बुराई या निंदा। क्या हो गया है आखिर? क्यों उस समय को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों इस तरह से आपाधापी में लगा हुआ है? क्या सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है इसके पीछे, या सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को हानि पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य? दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति प्रकृति के लाभ या हानि की ओर ना ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना सुख देख रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? हाय री विडंबना, अरे विडंबना, क्या हो गया ये, आखिर हुआ क्या है? तो किस विडंबना की ओर संकेत किया है? जिसमें लोग खो गए हैं। कवि ने शहरों की उस विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें लोग खो गए हैं। मतलब लोग खो गए मीन्स क्या सब भूल गए? एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है,
एक दूसरे से पहचान करने का समय नहीं है, एक दूसरे से हाय हेलो करने का समय नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का समय नहीं है। अर्थात जिसमें लोग अपने आप में ही खो गए हैं, अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल गए हैं। हर रोज शहर बदलता है, रोज नई इमारत बनती है और टूटते हैं। कुछ भी इस शहर में स्थायी नहीं है, सब शहर की चकाचौंध में कहीं गुम गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो सब के सब उस भंवर जाल में, जैसे बवंडर आता है ना, सब कुछ उड़ा कर ले जाता है, वैसा हो गया। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मैं, मेरी उन्नति, मेरी प्रगति, यही दिखाई दे रहा है। कौन इससे किसी को क्या क्षति पहुंच रही है या किसी का नुकसान हो रहा है, नो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसे अपना लाभ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है हमें, पंक्तियां दी जाएंगी, उसकी हमें भावार्थ भी बताना है। लिखा है, यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। स्मृति मतलब याद, स्मृति मीन्स याद। आज दुनिया में इतनी तीव्र गति से बदलाव हो रहा है कि साल भर का बदलाव एक दिन में हो जाता है। इस बदलाव को देखकर अपनी जानी पहचानी वस्तुएं भूलने का भ्रम होने लगा है। यहां तक कि सुबह का गया शाम को लौटने पर वह अपना मकान ना ढूंढ पाने पर लगता है कि एक ही दिन में सब कुछ पुराना हो गया, क्योंकि कल तक तो कुछ ना कुछ फिर नया बन ही जाएगा। अब क्या करें, क्या करें ऐसी दुनिया में? क्यों हो रहा है ऐसी आपाधापी, ऊहापोह, भाग दौड़ पूरी तरह से? हाँ, थोड़ा सा हमें संतोष रखना होगा, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा, तब कहीं जाकर हम शने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर कि हेलो, यही है अपना घर, आ जाइए ना, वहां मत जाइए, वहां फिर से आप भूलते नजर आ रहे हैं। अब इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि तेजी से बदलती दुनिया और उसके साथ तालमेल बिठाने के क्रम में लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। कवि देखते हैं कि आकाश में काले बादल छाए हैं, वर्षा की पूरी संभावना है। ऐसे में लोग छतों पर आएंगे। अब उनमें से कोई कवि को पहचान कर पुकार लेगा कि आ जाओ, तुम्हारा घर यही है जिसे तुम खोज नहीं पा रहे थे। मतलब ये नौबत आ गई है क्या कि हम एक दूसरे, जब जैसे घरों को नहीं पहचान पा रहे, घर एकदम भूल भुलैया जैसा हो गया है, अर्थात लोगों को लोगों से मिलने की, बात करने की, उनकी भावनाओं की कद्र करने की फुर्सत ही नहीं है, इतनी भाग दौड़। अब हम चलते हैं खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर की तरफ। नए इलाके में देख लिया, नए इलाके में जब भी हम किसी नए इलाके में जाते हैं, वहां हमें कैसा लगता है ना, कहाँ से जाएं, क्या करें, कि ऑटो वाले से पूछें या किसी से पूछें कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब एकदम नया सा माहौल। यही कुछ नया सा माहौल लग रहा है शहरी होती, परिवर्तित होती शहरी दुनिया में। हर समय कुछ ना कुछ नया बदलाव समझ में आया। अब हम चलते हैं खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं? उनकी परिस्थितियां कैसी रहती हैं? क्या खुशबू रचते हैं हाथ तो वो बड़े आलीशान महलों में रहते होंगे? हाँ, कहां रहते हैं वो? गंदी नालियों के पास, कूड़े करकट के ढेरों के पास, एकदम अंदर की तरफ, जहां हम सामान्य व्यक्ति एक पल के लिए भी ना ठहर सके, वो वहां रहकर दुनिया भर के, अर्थात सबके घरों में महक, खुशबू देते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में गंदे नाले के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के पास, छोटी छोटी बस्तियों की तंग और गंदी गलियों में रहते हैं। वहां की बदबू से लगता है कि नाक जैसे फट ही जाएगी। सोच कर भी अजीब सा लग रहा है, और वो वहां पर रहते हैं और हम सबके घरों के लिए वो खुशबू रचते हैं। उन्हीं खुशबू रचते हाथों की कवि ने यहाँ पर व्याख्या की है। अगला है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। उभरी हुई नसों वाले हाथ, कटे फिटे हाथ, पीपल के पत्ते की तरह नाजुक हाथ और नए नवेले हाथ। इसमें लिखा है उभरी नसों वाले हाथ, अर्थात वृद्ध मजदूरों के हाथ। उनको वही काम करते, उन्होंने सारा जीवन दे दिया अगरबत्ती के लिए,
या हमारी घरों में खुशबू फैलाने के लिए। दूसरा है घिसे नाखूनों वाले हाथ, अर्थात मजदूर वर्ग के हाथ। नाखून घिस गए हैं और जो काम अधिक करता है उसके नाखून घिस ही जाते हैं। पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ, अर्थात कम उम्र के बच्चों के हाथ। जूही की डाल जैसे, अर्थात नव युवतियों के सुंदर सॉफ्ट कोमल हाथ। कटे पिटे और जख्मी हाथ, अर्थात मालिक द्वारा शोषित एवं सताए मजदूरों के हाथ। दिन रात काम करने के बाद भी जो शहंशाह कहेंगे या जो तथाकथित मालिक कहेंगे, उनके द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है। उनको तरह तरह के से प्रताड़ित किया जा रहा है कि ऐसा काम किया जाता है, जाओ आज की तनख्वाह नहीं मिलेगी। गिड़गिड़ा रहे हैं वो, खुशबू रच रहे हैं फिर भी। इस तरह के हाथों की कवि ने चर्चा की है। अगला है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? वाह क्या प्रश्न है। कवि ने बताइए क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। ये भी तो कह सकते थे, क्या कह सकते थे ये भी तो कह सकते थे कि खुशबू या हाथों के द्वारा रची जाती है खुशबू। हाँ अच्छा, ओके, चलिए देखते हैं, मैं बता देती हूँ। लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि जिन हाथों द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाती है वे हाथ गंदे हैं, गंदी जगह पर रहते हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। क्या करें? तो वो ये काम करते हैं और हम सबके घरों में महक फैलाते हैं। जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है? एकदम गंदा, नाले नालियों की तरफ। लेकिन फिर भी वो हम सब के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल, वातावरण अत्यंत गंदा होता है, बदबूदार होता है। गंदे नाले से उठती बदबू, चारों ओर कूड़े के ढेर से उठती बदबू से दुर्गंध फैल जाती है। इस बदबू से ऐसा लगता है जैसे नाक तो फट ही जाएगी। अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों कविता लिखी भाई? क्या आवश्यकता थी कवि को, अरुण कमल जी को, इस टॉपिक पर कविता लिखने की? कोई बताएंगे आप में से? बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने मतलब इस कविता को पढ़कर आपके मन में भी जरूर प्रश्न आया होगा कि क्यों लिखी ये कविता। आप ही बताइए क्यों लिखी ये कविता। प्रश्न का उत्तर है कि इस कविता को लिखने का उद्देश्य है समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण। घोर विषमता मीन्स एकदम एक बहुत नीचे तो एक बहुत ऊपर, एक है बिल्कुल जमीन में, एक जमीन में है दयनीय स्थिति में, तो एक आकाश में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और दूसरा बेचारा नीचे खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। ये जो वर्ग भेद है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग, है ना, तो यहां पर कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य है समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण तथा दुनिया भर में अपनी बनाई अगरबत्तियों के माध्यम से सुगंध फैलाने वाले मजदूर वर्ग का घोर गरीबी में गंदगी के बीच जीवन बिताना तथा समाज द्वारा उनकी उपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना। फिर भी उनको उपेक्षित समझा जाता है। मतलब कौन, किसी ने कभी सोचा था कि जो हम घरों में अगरबत्ती बनाते जलाते हैं, पूजा अर्चना हवन आदि करते हैं, कभी हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आया कि अगरबत्तियां कौन बनाता है? अगरबत्तियों के पीछे किसकी मेहनत छुपी है? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो जो आ जाता है बस हमने उपयोग किया, भूल गए, क्योंकि हमें हमारे बारे में सोचने के अलावा कभी दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम तो बहुत व्यस्त हैं। तभी तो नए इलाके की बात की है और उसी के साथ साथ खुशबू रचते हैं हाथ की। अगला प्रश्न है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब व्याख्या करना है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। कुछ है नसें उभरी हुई हाथों की, मतलब बुजुर्ग या उम्र दिखाते हैं, सीनियरिटी दिखाते हैं। कुछ है पीपल के पत्तों की तरह कोमल, जो नए नए बच्चे हैं वो भी इसी कार्य में जुट गए और बनाने लगे अगरबत्तियां। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, नई जो कोमल हाथ हैं जिनके, उनके हाथ। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताते हैं कि इस उद्योग में पीपल के नए पत्ते जैसे सुकोमल हाथ
वाले लड़कों तथा जूही की डाल जैसे नव युवतियों के सुंदर हाथों को भी काम करना पड़ता है, अर्थात बाल श्रमिक भी कार्यरत है। बाल मजदूरी, जिसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है। जहां पर बात की जाए संविधान की, बाल मजदूरी जघन्य अपराध है। कोई भी बाल मजदूरी करते नजर आया तो उसको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। कहां है वो, कहां है वो कानून, कहां है वो संविधान का नियम या आर्टिकल या अनुच्छेद जिसमें ये सब लिखा रहता है? यहां तो सब काम कर रहे हैं। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या नहीं करना है किसको, या वे विद्यालय जाएंगे, या वे बिल्कुल ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, या वे मैदान में खेलने के लिए जाएंगे। नहीं है ना। नेक्स्ट है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहना चाहते हैं कि खुशबू बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताया है कि ये मजदूर को दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहने को विवश हैं। ऐसे गंदे स्थानों में रहकर वे सारी दुनिया में सुगंध बिखेरते हैं। ये मजदूर गंदी जगहों पर रहकर गंदे हाथों से काम करके दुनिया को खुशी और सुगंध बांट रहे हैं। हमें लगता है नहीं, ये अगरबत्ती नहीं, वो वाली लाना बहुत मस्त, एकदम घर पूरा महक जाता है। हमने कभी नहीं सोचा कि इसके पीछे इतनी घोर मेहनत होगी, इतना कठिन जीवन होगा। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका कारण क्या है? हाँ, बहुवचन समझते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। तो यहां पर इस कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ऐसे उद्योगों में काम करना किसी एक जगह की नहीं बल्कि अनेक देशों की समस्या है और इनमें बहुत से मजदूर काम करने को विवश हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो इस तरह के काम करने के लिए विवश हैं, तभी जाकर कहीं वे अपने 2 वक्त की रोटी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए वहां पर उन्होंने एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है। समझ आया? हाँ, अगला प्रश्न है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? बताइए, किस तरह से उन्होंने कहा है कि ऐसे हाथ वैसे हाथ, ऐसे हाथ ऐसे हाथ, वैसे हाथ जैसे हाथ, ऐसे हाथ वैसे हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, कटे फिटे हाथ, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, दिया है ना, जूही की डाल जैसे हाथ। तो लिखा है कवि ने हाथों के लिए विशेषण का, उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे और जख्म से फटे हुए। ये सब विशेषण है। ठीक है, हाथों को उन्होंने, मतलब उनकी मेहनत और जिस तरह से वे कार्य करते हैं उसका यहां पर उन्होंने वर्णन किया है। आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और आपने इनको अपने मस्तिष्क में बसा लिया होगा। यस, बोलिए यस मैम, वेरी गुड। इसी तरह से हर एक पार्ट के प्रश्न मैं आपके समक्ष लाती रहूंगी। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। जी हाँ, सही सुना है आपने, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। इसी तरह से आप हमेशा बने रहिएगा और अपने विषय की वीडियोस देखते रहिएगा, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जैसे आपको देखना है हिंदी मीडियम, लाली मैडम है तो हिंदी की बात करेंगी, तो आप जाएंगे अपनी क्लास 9th पर, क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर हर एक टॉपिक को, सब टॉपिक को वेल ऑर्गेनाइज किया है कि आपको देखना क्या है। जो भी आपको देखना है, जैसे पाठ्यक्रम देखना है, क्रम सार देखना है, संपूर्ण विषय का विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का 1 शॉट देखना है, तो जो भी देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। जो भी आप देखेंगे, आई प्रॉमिस आपको वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो करना क्या है डियर स्टूडेंट्स? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।
क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे। जो भी वीडियोस आने वाले होंगे उनके बारे में आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहना है, ताकि आने वाले वीडियोस की भी जानकारी प्राप्त हो सके। शेयर करना मत भूलिएगा, आपके सभी फ्रेंड्स जो भी होंगे परिचित, उनको सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं इसी कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।